तो कैसे बच्चों, आज हम लोग कार्बन कंपाउंड को शुरू करेंगे। साथ ही साथ सारी एनसीईआरटी के लाइन जो हम लोग कवर करते हुए चलेंगे इस लेक्चर में, और कुछ चीज़ें जो है आपको नोट्स के माध्यम से भी बताई जाएगी। शुरू करते हैं बच्चों आज के कार्यक्रम को। कार्बन बच्चों एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट इसलिए कहा गया, कार्बन डिफरेंट जो आपको काम करके दे सकता है। आगे बात करते हैं बच्चों, वर्सेटाइल क्यों कहा गया। हर एक लिविंग स्ट्रक्चर में आपका जो है कार्बन प्रेजेंट होता है बच्चों। आपके जो है अर्थ क्रस्ट में जो है 0.02% जो है कार्बन होते हैं, वो भी आपके मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोनेट्स हो गया बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, कोल हो गया और पेट्रोलियम हो गया। इसी तरह बात करें हम लोग एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, 0.3% आपके होते हैं। ठीक है बच्चों, ये डाटा आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में कहीं पूछ लिया जाए। आगे चलते हैं बच्चों, बॉन्डिंग इन कार्बन की बात करते हैं। कार्बन आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बच्चों। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, पहले हम इसे समझेंगे। इससे पहले जो हम लोग पिछले चैप्टर्स को जो आपने पढ़ा होगा वहाँ पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड के बारे में बच्चों। आयनिक बॉन्ड में बच्चों क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल के बीच में जो है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से बच्चों आयनिक बॉन्ड में जो है हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। और आपके आयनिक बॉन्ड्स कंपाउंड्स जो होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, बोथ आपके सॉल्यूशन में भी और मोल्टेन स्टेट में भी बच्चों। इसके बाद बच्चों बात करें हम लोग मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स की, मोस्टली आपके कार्बन कंपाउंड की, तो आपके पुअर कंडक्टर होते हैं। तो आप लिखोगे जनरली आपके कार्बन कंपाउंड जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आपके जो कार्बन कंपाउंड्स जो हैं बच्चों, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का होता है बच्चों, कम होता है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इस वजह से आपके कार्बन कंपाउंड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स आपके और आपके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं एज कंपेरिजन अगर किया जाए हम लोग आयनिक कंपाउंड से तब। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं बच्चों, आपके ये जो लार्जरली नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आपको पता होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, कार्बन एंड कंपाउंड्स की बात करें बच्चों, तो उसमें अगर बॉन्डिंग होती है या फिर कोवलेंट में जब कंपाउंड में जब बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड में जब बॉन्डिंग होती है बच्चों, तो उसमें कोई भी आयंस नहीं निकलते हैं बच्चों। तो आयंस आप जानते होंगे बच्चों, आयंस को चार्ज पार्टिकल कहते हैं। आपने पिछले चैप्टरों में पढ़ा होगा आयंस क्या होते हैं बच्चों, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। दो टाइप के होते हैं आपके, कटायन और आपके अनायन। कटायन को आप पॉजिटिवली चार्ज करते हैं बच्चों और अनायन को आप निगेटिवली चार्ज करते हैं बच्चों। कैसे बनता है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी आइटम आपका इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो आपका अनायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ करता है तो आपका कटायन बनता है, जिसको हम लोग आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी देखेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी ने कहा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है कार्बन का, और एटॉमिक नंबर आपको कार्बन का बताना है। आगे जाके एनसीईआरटी जो है टेक्स्ट के अंदर आपसे क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। ठीक है बच्चों, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है वेरियस सेल में, जो आप 9th में पढ़ा होगा सेल्स, उसको हम लोग अब देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जाए बच्चों, तो सबसे पहले कार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं। कार्बन का जो होता है आपका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को देखो बच्चों, तो उसके एटॉमिक नंबर से आप क्या डाटा निकाल सकते हो, तो पहले उसको सीखो बच्चों। तो एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों। तो इसके जो एटॉमिक नंबर होता है आपका वही नंबर ऑफ, और एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे नंबर ऐड कर लेना बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों। प्रोटॉन्स आपको पता होगा पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं उनको प्रोटॉन्स कहते हैं बच्चों, किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट का। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके जो है 6 हो जाएंगे बच्चों। ये डाटा आपको निकालने आना चाहिए। आगे चल के आप देखोगे बच्चों, एक कार्बन है ना, इस पर प्लस है ना माइनस है, तो इसको आप जो है समझ के रखो बच्चों, ये एक न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम में बच्चों आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को P+ से लिख देते हैं बच्चों, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बच्चों इक्वल होता है। तो इस केस में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा 6 हो जाएगा बच्चों। ईजी है बहुत। ठीक है बच्चों, किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। इसी तरह एक और बात याद रखना बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते हैं किसी भी एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके चेंज होते हैं गेन और लॉस करके। आ गया बच्चों। इसके बाद अगला जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, किसी भी एटम में 3 पार्टिकल होते हैं बच्चों। आपका प्रोटॉन होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है और आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपने इन दोनों को जो है
कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आगे बात करते हैं हम लोग इन दोनों को नहीं बच्चों, आपने इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया, आगे बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों तो इस मास नंबर के डाटा से आप निकाल सकते हो बच्चों। तो मास नंबर आपका होता है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ बच्चों क्या होता है, न्यूट्रॉन्स। आपका यहाँ पर लिख लो पूरा न्यूट्रॉन्स होता है बच्चों। तो आप प्रोटॉन के नंबर को इधर भेजोगे बच्चों, तो आपको जो है मास नंबर 12 दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इस केस में जो आपका 6 निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाने से पहले आपने 9th क्लास में शेल्स पढ़ा होगा। किसी भी एटम के पास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। उस शेल्स में क्या होते हैं बच्चों, शेल्स में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा। शुरू करते हैं हम लोग। तो किसी भी एटम के पास क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस हुआ करता था बच्चों। 9th में जब आप पढ़ते थे तो इस न्यूक्लियस में क्या होते थे, आपके प्रोटॉन्स होते थे और आपके पास न्यूट्रॉन्स होते थे। एक प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज जो होता था, वो प्रोटॉन्स जो आपके न्यूक्लियस में हुआ करता था पॉजिटिवली चार्ज बच्चों, ठीक है। इसके अगल बगल बच्चों शेल्स हुआ करते थे, उन शेल्स को आप नाम देते थे के शेल्स, एल शेल, एम शेल और एन शेल, आपको याद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो भी शेल्स होते हैं बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है। जो भी किसी भी एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जाके आपके शेल्स में फिल होते हैं। तो इसी तरह बात करते हैं अलग अलग शेल्स की। के शेल है आपके पास, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। तो आगे केमिस्ट्री ने आपको बोला कि आपके के शेल में जो बच्चों, के शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसी तरह एल शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बच्चों, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, माइनस है बच्चों ये। इसी तरह जो आपके एम शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बच्चों, ये आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसी तरह एन शेल में जो आपके बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसका फॉर्मूला भी आता है 2n², तो उसको आपको देखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो आपको अगर नहीं पता है तो आपका न्यूट्रॉन जो होता है आपका न्यूट्रल होता है, आपका प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका निगेटिवली चार्ज। आगे बात करते हैं बच्चों। तो इस शेल्स में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन्स इसी शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर के शेल की बात करें तो आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है। इसी तरह आपका एल शेल में जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर कार्बन की बात करें हम लोग, तो कार्बन में कितने शेल होंगे बच्चों, के होगा। आपके पास कितने शेल्स होंगे, कार्बन की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चे, आपके पास कितने शेल्स होंगे, के, एल, एम और एन। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या जा रहा है, आपके शेल्स में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो आपको पता हो गया होगा, अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 है, आप ऊपर देख सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल में बच्चों जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। न्यूट्रल पार्टिकल की जब बात करें, हम लोग आयंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता हो गया, आप के शेल्स में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाया करते थे, तो आपके पास 2 इसको देने के लायक इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चों इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आराम से आप फिल कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा दोगे बच्चों, कॉमा दोगे। इसके बाद एल शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो जाते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। लेकिन आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी अवेलेबल बचे बच्चों, 4 बचे। तो यहाँ पर आराम से 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख दोगे बच्चों, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका कार्बन का पूरा हो गया आराम से, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद लगे हाथ हम लोग क्लोरीन की भी कर लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेक्स्ट के अंदर बच्चों। तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है आपका 17, न्यूट्रल एलिमेंट है बच्चों। फिर लिखोगे आप के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो आपके जो है के शेल में जो है बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, मैक्सिमम 2 जाता है तो 2 ही जाएगा। आपके पास है, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। अगला जो है एल शेल में जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आराम से जाएंगे, आपके पास 17 है, मैक्सिमम 8 जाते हैं बच्चों, इस वजह से यहाँ पे 8 लिखा गया। इसके बाद जो है आपके एम शेल में मैक्सिमम जो है बच्चों 18 जाया करते थे, लेकिन आपके पास कितना है, आपके पास जो बचा है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आराम से आप 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे बच्चों, कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाओगे, आपका क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ। कार्बन की बात करें बच्चों, तो कार्बन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन गया वो एल शेल में गया, और क्लोरीन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन गया एम शेल में गया। इसी शेल को जो बच्चों हम लोग आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, आखिरी शेल, जो इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है उसी को हम लोग आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं बच्चों। इसी आउटर मोस्ट शेल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वैलेंस शेल। क्या कहते हैं और नाम, वैलेंस शेल, जो आपको दोनों पता होना चाहिए। इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, इसी इलेक्ट्रॉन को जो आप बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप आज के बाद किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन घर पे करना। आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर जो आपका हटा दिया गया है, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो। आधी केमिस्ट्री निकल जाती है बच्चों, बेसिक पूरा
रिएक्शंस आपके निकल जाया करते थे। आ गया बच्चों, तो आपका क्या हुआ, आखिरी शेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको आप आउटर मोस्ट शेल बोले, वैलेंस शेल बोले बच्चों, साथ ही आप वैलेंस उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले। आगे खास बात बच्चों क्या होता है कार्बन में, कार्बन में क्या खास बात होता है बच्चों, कार्बन के जो है वैलेंस शेल में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, लिखो वैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख सकते हो आप 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से जो है बच्चों एक आपसे पूछा जाता है एक बार एनसीईआरटी को जो है आपको दिखा देता हूँ, आपसे पूछा गया कि कार्बन जो है गेन और लूज़ करके जो आपका जो है मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाता है या फिर कोई भी आयंस क्यों नहीं बनाता है। सीधी सी बात है बच्चों, कार्बन वाई, कार्बन आपका क्या नहीं बनाता है बच्चों, आयंस क्यों नहीं बनाता है बच्चों। तो आइए इसको समझते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में आप एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्यों नहीं बनाता है बच्चों, तो कार्बन की बात करें बच्चों तो कार्बन में आपके पास प्रोटॉन्स है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अगर संख्या की बात करें प्रोटॉन्स की बच्चों तो आपके पास 6, संख्या की बात करें इलेक्ट्रॉन की आपके पास 6। आइए समझते हैं आयंस क्यों नहीं बनाता है कार्बन। तो अगर बच्चों एक और बात बच्चों, ऑक्टेट रूल बच्चों, हर एलिमेंट आपका हर एटम जो है चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में बच्चों आखिरी वाले शेल में ऑक्टेट जो है उसका पूरा हो, क्या हो, ऑक्टेट पूरा हो, यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, ये चाहता है बच्चों, ठीक है, हर एक एटम चाहता है बच्चों। तो इस प्रोटॉन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है बच्चों। तो ये ऑक्टेट पूरा कैसे करेगा बच्चों, तो आपको अभी मैंने बताया था कि प्रोटॉन्स के नंबर को आप क्या नहीं करते हो, छेड़ते नहीं हो। प्रोटॉन्स का नंबर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज से चेंज नहीं होता है, चेंज जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। इसके वैलेंस शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आगे लिखो बच्चों, वैलेंस शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसको कितने चाहिए बच्चों, और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर केस 1 हम लोग बनाते हैं, इसको +4 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं बच्चों, तो इसके पास अब जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बच्चों तो पहले क्या हो रहा था बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के पास थे, आपके के शेल में 2 थे, इसको भी बनाना है बच्चों, एनसीईआरटी में बोला गया है। और आपके एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो पहले जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 प्रोटॉन्स के द्वारा जो खींचे जा रहे थे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन्स को कैरी कर रहा था बच्चों। अब जो आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो 10 हो गए, लेकिन आपके पास जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अभी भी जो है आपके पास 6 है। तो ये जो है न्यूक्लियस के लिए बहुत जो है संकट में पहुंच जाता है न्यूक्लियस आपका, और ऐसी सिचुएशन को होने नहीं देता है बच्चों। 6 प्रोटॉन आपके 6 प्रोटॉन जो है आपके 10 इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपका सिचुएशन नहीं होता है। तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकला कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इस केस में क्या निकला, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए जो है बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। इसी तरह बच्चों अगर बात करें हम लोग, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी को, अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, ये अगर यहाँ प्लस लिख दो बच्चों, अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को हम लोग डोनेट कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे बच्चों, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या होगा बच्चों, आपके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे बच्चों। आराम से डोनेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो बच्चों, आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में बहुत सारी जो है आपको एनर्जी देना पड़ेगा बच्चों। तो ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करते हैं जहाँ पे बहुत सारा आपको एनर्जी व्यर्थ जाए। तो आपका कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके भी यानी गेन करके भी नहीं बना सकता है, और आपका 4 आपका क्या बोला जाता है एनसीईआरटी में, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी ये आपका क्या नहीं बना सकता है, अनायन नहीं बना सकता है बच्चों। आयंस की हम लोग बात कर रहे थे। इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके भी ये आपका क्या नहीं बना सकता है बच्चों, कटायन। ठीक है, तो किसी भी
अगर एटम की बात करें तो एटम अगर इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है बच्चों, तो उसके पास पहले से जो है पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या बराबर थी, न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो बच्चों उसके पास नेगेटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव तो डिट्टो वैसे ही रहता है। तो आपका क्या होता है बच्चों, आप समझ चुके हैं, तो आपका अनायंस का फॉर्मेशंस होता है। इसी तरह बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन को भेज दिए बच्चों, प्रोटॉन्स का नंबर कभी चेंज नहीं होता बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिए बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई, पॉजिटिव चार्ज आपको ज़्यादा दिखने लगे, तो आपका बच्चों क्या चीज़ का फॉर्म होता है, कटायन का फॉर्मेशन होता है। तो आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, लेकिन ऐसा तुच्छ सा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं एक पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ की, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता होगा, तो बॉन्डिंग में आपका संकट का हल हो जाएगा बच्चों। इसी तरह अगर ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करें बच्चों, तो उसमें हाइड्रोजन और आपको सोडियम पता होना चाहिए बच्चों। इसके वैलेंशियल में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 1 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, डेली देखोगे तो आपको 2-3 दिन में याद हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और आपके सोडियम में वैलेंस शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम की बात करो और कैल्शियम की बात करो तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसका डुप्लेट पूरा होता है तो इसको भी हम लोग छेड़ते नहीं हैं। इसी तरह बच्चों ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसी तरह ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली की बात करें बच्चों तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको तो पता चल गया वैलेंस शेल में। इसी तरह सिलिकॉन भी है, कार्बन फैमिली का हिस्सा है, तो इसके भी जो है आपके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली की बात करें बच्चों तो इसके वैलेंस शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बच्चों इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है बच्चों। इसी तरह ऑक्सीजन फैमिली में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों, ये जो होता है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह फ्लोरीन वाले ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों। आपका जो है हीलियम वाले ग्रुप में जो 1 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो इसको भी आप छेड़ोगे नहीं, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं बच्चों। इसी तरह आप अगर बेरिलियम की बात करो तो इसके जो है आपके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको कितना चाहिए बच्चों, 5। तो इससे अच्छा जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको डोनेट कर दे, 5 लेना बहुत बड़ा काम है, ठीक है बच्चों। इससे पहले वाला शेल जो है आपका कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसको जो आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। इस वजह से आपका अल्युमिनियम जो है +3 बनाता है, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं बच्चों। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट बच्चों एक्सप्लेन होता है देयर टेंडेंसी टू अटेन कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल। रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की कैसे एक्सप्लेन की जाती है बच्चों, उसकी वो टेंडेंसी जिससे वो अपना कंप्लीट कर ले आउटर शेल, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर ले और वो अटेन कर ले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हम लोग इसमें देखा हमने कि इसके जो है आपके जो है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है पूरे होते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके पूरे होते हैं। तो ऐसा जो है सब कोई बनना चाहता है, ठीक है ना। इसी पे जो है रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की आपकी एक्सप्लेन्ड है, ये एनसीईआरटी ने आपको बोला। आगे चलो बच्चों, एलिमेंट जो होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स, एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय, आयनिक कंपाउंड वाले कैसे इसको अचीव करते थे, इलेक्ट्रॉन को गेन करते थे या इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करते थे, और फॉर्मेशन होता था बच्चों कटायन का और अनायन का, जो आपने पिछले चैप्टरों में पढ़ते हुए आया है। आगे बच्चों आउटर मोस्ट शेल से, तो बच्चों एक और बात याद रखो, जो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, या फिर अनायन या कटायन जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, या गेनिंग या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बच्चों, तो ये सब कुछ जो होता है आपका आउटर मोस्ट शेल से होता है बच्चों। आउटर मोस्ट शेल से पहले वाला शेल जो होता है कम्प्लीटली फिल्ड होता है बच्चों, तो उसको हम लोग छेड़ते कभी नहीं है क्योंकि स्टेबल ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर कार्बन के केस की हम लोग बात करें, इसके पास जो होता है इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, हमने अभी देखा, और उसे जो है नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास से उड़ा देगा बच्चों। लेकिन हमने अभी पढ़ लिया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, वही एनसीईआरटी आगे बोलता है बच्चों। तो आपको ये जो है आपका आ जाता है डेंजर जोन, तो यहाँ से बोर्ड में आपके पहले क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। आगे आओ बच्चों, क्यों नहीं बनाता है इसकी बात करेगा। इफ़ इट वेयर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, कार्बन की बात हो रहा है बच्चों, पता होना चाहिए। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4- अनायन, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बच्चों C4- अनायन बनेगा बच्चों। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, डेट इज़ 4 आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। 6 प्रोटॉन को जो है 6 इलेक्ट्रॉन को संभालने में बहुत दिक्कत होता है भाई।
और न्यूक्लियस में आपको संकट आ जाएगा। आ गया बच्चों। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+ कटायन। 4 इलेक्ट्रॉन को बच्चों ये भगाएगा अपने पास और C+4 कटायन बनाएगा बच्चों। लेकिन बच्चों आगे एनसीईआरटी बोली आपको, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कटायन विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जहाँ पे आपका ज़्यादा एनर्जी लगे। आगे क्या हुआ बच्चों, कार्बन इस संकट का हल कैसे निकाला बच्चों, कार्बन इस संकट का हल कैसे निकाला बच्चों, कार्बन इस संकट का हल ऐसे निकालता है बच्चों, कैसे करता है, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेयर करता है बच्चों अदर एटम ऑफ कार्बन के साथ। याद रखना बच्चों, अदर एटम ऑफ कार्बन के साथ भी अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर करता है, और एटम ऑफ अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट के आपके एटम्स के साथ भी शेयर करता है बच्चों। आगे बात करो, क्या कोवैलेंट कंपाउंड जो है आपके या कोवैलेंट बॉन्ड जो है सिर्फ कार्बन बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो आगे बात करते हैं, नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हीं को आप कोवैलेंट बॉन्ड कहते हो। एनसीईआरटी आपको आगे जाके बोलेगी इस बात को, नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। आगे क्या बोला एनसीईआरटी बच्चों, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ मैनर। एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम एंड लीड टू बोथ एटम अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या होता है बच्चों, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जो है अटेन जाता है आउटर मोस्ट शेल में, जो आपका 8 इलेक्ट्रॉन सबको पूरे करने की ख्वाहिश रहती है बच्चों, सबकी तमन्ना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग देख लिए थे, क्लोरीन की भी और कार्बन का तो देखना ही है, जिससे हमें ये समझ में आया बच्चों कि आपका कटायन या फिर आयन अनायन का फॉर्मेशन कार्बन में क्यों नहीं होता है। तो आपको अब समझ में आ गया कार्बन किससे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर करके। शेयर कहाँ से होता है बच्चों, हमेशा वैलेंस शेल से होता है। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े थे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एक और नाम होता है आपका आउटर मोस्ट शेल। आगे चलते हैं बच्चों और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अब बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग वैलेंस शेल में देख लिया किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन की बात करें तो बच्चों मैंने आपको दिखाया था हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, यही जो आपका, पहले एक बात और समझ लीजिए, जो इतने स्ट्रक्चर्स है यही बोर्ड में आपको बार बार घुमा के पूछा जाता है, कोई नए स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आपने जाना कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 2 आपको H2 दिख रहे हैं, डायटोमिक कहोगे बच्चों। अगर 3 H3 दिखेंगे तो आप उसको ट्राइएटोमिक कहोगे, तो वहाँ पे आपको खोपड़ी फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक और आपके पास कार्बन का आपका हाइड्रोजन का एटम आएगा जिसके पास भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों। कार्बन को जो है आपको जो हाइड्रोजन को जो है वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। तो कैसे पूरे करेगा बच्चों, यहाँ से उड़ के जो है बच्चों ये यहाँ चला जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। यह हाइड्रोजन जो है जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा बच्चों, और इस दोनों के बीच में जो बच्चों एक बॉन्ड बन जाता है। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन का। इसके बाद करें बच्चों नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर की। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते थे बच्चों, और उसको कितना चाहिए होता है, वैलेंस शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए होता है, 3। तो यानी 3 आपके इलेक्ट्रॉन्स इसके पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। तो आप तीनों को इधर लिख लोगे, जो 2 बचा आप बच्चों उसको पेयर में लिखोगे खोपड़ी पे, इसको लोन पेयर कहते हैं बच्चों, आपके कोई काम का नहीं है बच्चों। इसी तरह एक और आपका नाइट्रोजन आएगा बच्चों, इसके भी खोपड़ी पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसको लोन पेयर कहा जाता है, और आपके 3 जो है पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तभी तो इसके पास 5 है, इधर से शेयर करके 3 करके 8 कर लेगा अपना। तो ये जो आपका नाइट्रोजन चुपचाप जाएगा, इसका ये शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स। ये नाइट्रोजन जाएगा बच्चों, यहाँ से ये शेयर कर लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डंडा, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डंडा, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डंडा। इसके बाद आप कहोगे इसके पास कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड, 3x लिख दे रहा हूँ, वो ट्रिपल बॉन्ड बना बच्चों। और एक बॉन्ड के पास एक जो डंडी बनी, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों, क्लोरीन की बात करते हैं बच्चों। तो क्लोरीन को जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की।
क्लोरीन आएगा बच्चों, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो पूरा करने के लिए 1 चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों यहाँ पे आप दिखा दोगे। इसी तरह एक और क्लोरीन आएगा बच्चों, क्लोरीन, यहाँ पे आप जो इसका एक इलेक्ट्रॉन्स जो आप दिखा दोगे बच्चों। इसी तरह बच्चों आगे चलते हैं। क्लोरीन के पास टोटल आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आप जो है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो है 2-2 करके दिखा दोगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दोगे, आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। इसी तरह इसके पास जो है आपके इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये क्लोरीन क्या करेगा बच्चों, इसको एक की ज़रूरत है, यहाँ पे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। इसी तरह ये क्लोरीन भी जाके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शेयर कर लेगा बच्चों, 2 के बीच में एक डंडी बनती है, तो आपका क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा हुआ। इसी तरह बच्चों एग्जाम में जो पूछेगा वो NH3 पूछा जा सकता है बच्चों। NH3 का क्या होता है बच्चों, इसको डायरेक्ट याद करो बच्चों, खोपड़ी पे जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, लोन पेयर कहा जाता है बच्चों। नीचे क्या होता है बच्चों, आपके हाइड्रोजन आए 3, क्या है, हाइड्रोजन आए बच्चों 3, आपके नाइट्रोजन के 3 जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चले गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इस दोनों के बीच में बच्चों शेयर हुआ। हाइड्रोजन को 2 चाहिए होता है बच्चों, हाइड्रोजन शेयर किया बच्चों, हाइड्रोजन इस तरह शेयर किया बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। और आपका जो है नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो आपका हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो गया बच्चों। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनता है, बाद में आप ऐसे करके दिखा सकते हो नाइट्रोजन का भी। तो ये आपका नाइट्रोजन अमोनिया का बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अमोनिया कहते हैं क्या बच्चों, ये नाइट्रोजन आपका, इसे क्या कहते हैं बच्चों, अमोनिया, पता होना चाहिए। अमोनिया का स्ट्रक्चर भी आपका पूरा हुआ, अमोनिया पता होना चाहिए। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो इसको 2 चाहिए होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लिखोगे तभी ये शेयर करेगा बच्चों, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 है टोटल बच्चों, गिन लो। इस तरह एक और ऑक्सीजन एटम आएगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 की जो है ज़रूरत है, तो 2 यहाँ से शेयर कर लेगा, इसको भी 2 की ज़रूरत है, तो ये भी 2 यहाँ से शेयर कर लेगा, 2 बॉन्ड बनेगा बच्चों। यहाँ पर जो बॉन्ड बना आपको 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो इसी को हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। तो याद रखना, आपका हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बना, क्लोरीन में जो है सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना, आपका NH3 में भी आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है सिर्फ बच्चों, आपका N2 में जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, उसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड बना, NCERT में लिखा हुआ है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। इस तरह बात करते हैं हम लोग मीथेन की, तो कार्बन के पास जो है आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक यहाँ से हाइड्रोजन आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया बच्चों, एक यहाँ से आया, ठीक है, हाइड्रोजन आया आपका, इसको कहीं पे एडजस्ट कर लेना तुम लोग। तो ये जो यहाँ से एक शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा बच्चों, ये भी एक शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा। मीथेन तो हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे पूरा नोमेनक्लेचर में। तो ये बन गया बच्चों। इसी तरह कार्बन जो ऐसे करके पूरा कवर कर लेगा, वो आप देख लेना। तो अगला जो स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें आपका वाटर का है। किसका? वाटर का स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। वाटर का स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनता है बच्चों, हाइड्रोजन आता है इधर से, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक। कितना चाहिए होता है इसको? एक और चाहिए होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक बना दोगे, इस ऑक्सीजन के पास भी एक बनाओगे, बचा ऑक्सीजन के पास जो 2 है, 6 होते हैं इसके पास, इधर इधर चिपका दोगे बच्चों। ये हाइड्रोजन यहाँ से शेयर कर लेगा एक, ये हाइड्रोजन यहाँ से शेयर कर लेगा बच्चों, यहाँ से, और यहाँ से आपका बॉन्ड बन गया। आप पूरा करके ऐसे करके ऑक्सीजन का भी दिखा दोगे, तो ये आपका जो है बच्चों H2O का स्ट्रक्चर बन गया, जो अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे बात करते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चों। तो ये आपका क्या होता है, कार्बन सेंटर में चला जाता है बच्चों, कार्बन को 4 चाहिए होता है बच्चों, और तो यहाँ पे 2 यहाँ पे कर दो बच्चों। ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है, तो 2 यहाँ पे दे दिए, 2 इधर दे दिए, इधर इधर ऑक्सीजन है बच्चों, 2 इधर दिखा दिए, 2 यहाँ लिख दिए बच्चों। इसी तरह एक और ऑक्सीजन आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 लिख दोगे। इस ऑक्सीजन की समस्या का बच्चों हल निकालोगे, शेयर कर दिए बच्चों। इस ऑक्सीजन की भी समस्या का हल निकालोगे बच्चों, शेयर किए। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डंडा, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डंडा, इसी तरह आप इसको कर लोगे, आपका हो गया। फिर ऐसे पूरा करके आप कार्बन का भी ऐसे पूरा करके यहाँ से बच्चों कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन को पूरा कर दोगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपका कितना डबल बॉन्ड बना बच्चों? 2 डबल बॉन्ड बना, ठीक है बच्चों, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई। इस तरह हम लोग S8 जो है अगेन सबसे H2 के बाद, H2 से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो आपका S8 है। S8 का जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं क्राउन शेप स्ट्रक्चर। क्या बनता है? क्राउन शेप। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है बच्चों, सीधे याद रखो, एक S ऐसे आता है बच्चों और V बनाता है। किसका फॉर्मेशन करता है? V का। यहाँ पे एक S बना, यहाँ पे एक S बना, एक और V बनाओगे बच्चों, ऐसे करके S बनाओगे, क्राउन शेप बनाना है बच्चों। यहाँ पे एक S आया,
ताज जैसा दिखना चाहिए, ऐसा एक और ऐसा है, यहाँ पे जाकर मिल गया। तो आप देख सकते हो इसके पास 8 जो है आपके सल्फ़र के एटम है। सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में जो आपके बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का होता है। तो इसके पास 2 2 4 हो गए। तो बच्चों यहाँ पे 2 इसके यहाँ पे पार्टिसिपेट किए बच्चों, यहाँ से 2 उठा के ले आए बच्चों, और इसके पास कितना हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इस तरह सारे सल्फ़र का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। लोन पेयर आप दिखा लेना या फिर इलेक्ट्रॉन को डॉट करके दिखा देना, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, एनसीईआरटी की रीड आउट कर लेते हैं एक बार। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था 2 हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको दिखाया गया है अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज एल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन 2 एटम एज शोन इन द। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो बना बच्चों, इसको हम लोग लाइन से भी शो कर सकते हैं। आ गया बच्चों। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 दिया है, तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटीन 17 हो जाएगा बच्चों। ये एक न्यूट्रल एटम है। कौन सा एटम है बच्चों? ये एक न्यूट्रल एटम है। आगे चलते हैं बच्चों। वाट वुड बी द इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। इसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 7 होती है क्लोरीन की, हम लोग देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर चुके हैं। क्लोरीन इज फॉर्म्स अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लोरीन जो है आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। Cl2 एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है बच्चों, 2 एटम आके क्लोरीन के मिले तो इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन का हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। हमने देखा डबल बॉन्ड बना था ऑक्सीजन में। कितने डबल बॉन्ड बने थे? 1 बने थे। किसमें? आगे बात कहा, दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके एल शेल में, जिसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं बच्चों, या आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, हम लोग देख चुके हैं। एंड इट्स रिक्वायर्ड 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा करने के 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इस वजह से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन वहाँ होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई जो ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो डबल बॉन्ड बनाता है। आ गया बच्चों। कैन यू डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन। तो हम लोग वही वाटर का बोल रहे हैं, आपको शोइंग करना नेचर ऑफ बॉन्डिंग 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के बीच में। वाटर की बात की तो एनसीईआरटी के बोलने से पहले हमने इसको भी कवर कर लिया। डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स? क्या उसके पास सिंगल या डबल बॉन्ड होगा? तो दोनों सिंगल बॉन्ड्स होगा बच्चों, डबल बॉन्ड्स नहीं होगा। यही देखो एनसीईआरटी वही पूछ रहा है। वाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में क्या केस होगा? डायटोमिक मतलब N2, ठीक है। ट्राइएटोमिक मतलब N3, मोनोएटोमिक मतलब N, ठीक है। तो आपके नाइट्रोजन को भी हमने कवर कर लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 दिया है। क्या आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? अगर कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आगे बच्चों, व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगा बच्चों? दोनों हमने कर लिया। नाइट्रोजन का तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद करना, नाइट्रोजन का कर देता हूँ बच्चों। नाइट्रोजन का इसके बाद क्या था? K था, L था, M था, N था। K में जो इसके पास जो है वैलेंस, इसके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं बच्चों। K शेल में मैक्सिमम 2 जाता है, बचा आपके पास 5, तो ये चला जाए 2,5 हो जाएगा। आगे बच्चों, इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट इच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट, देखो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन को करता है, गिविंग राइज टू 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था बिटवीन द 2 एटम। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड इट्स ट्रिपल बॉन्ड कैन बी डिपिक्टेड एज इन फिगर। इसमें जो आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन भी दिखा दिया गया। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फार्मूला NH3। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, हमने देखा। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? हमने कर चुका है। फॉर दिस मॉलिक्यूल शोइंग ऑल 4 एटम, तो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, चारों एटम के जो आपके क्या होने चाहिए? ऑक्टेट या डुप्लेट पूरे होने चाहिए बच्चों। तो वो भी हमने करके देख लिया। इस वजह से बॉन्डिंग कर रहे हैं हम लोग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। विल मॉलिक्यूल हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड? नहीं बच्चों, सिर्फ इसके पास सिंगल बॉन्ड होता है। NH3 में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों। आगे आते हैं बच्चों मीथेन की बात का। मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन का कंपाउंड होता है बच्चों, जिसको हम लोग नोमेनक्लेचर में और भी कंपाउंड्स कार्बन के देखेंगे, ठीक है। मीथेन कहाँ यूज़ होता है आपका? वाइडली फ्यूल में यूज़ होता है, और मेजर कंपोनेंट होता है आपका बायोगैस, गोबर गैस, एंड द कंप्रेस नेचुरल गैस में भी यूज़ होता है, CNG में जो आपके घर में आता है। एंड इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड होता है आपका, ठीक।
कौन? मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर CH4 होता है बच्चों। हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ अ वैलेंसी, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, हमें मालूम है। और कितना इसको और चाहिए होता है? 1 चाहिए होता है। कार्बन क्या होता है बच्चों? टेट्रावैलेंट होता है। देखो एनसीईआरटी आके बोला कार्बन टेट्रावैलेंट क्या होता है बच्चों? इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से कार्बन आपका टेट्रावैलेंट होता है। इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस वजह से टेट्रावैलेंट होता है। वाई कार्बन है टेट्रावैलेंस, आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शेयर क्या करता है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेंड करने के लिए आपका बाकी एलिमेंट जो आपके बाकी आइटम जो आपका अनायन और कैटायन बना देते हैं, लेकिन ये इन ऑर्डर टू ये जो है आपका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेंड करने के लिए कार्बन जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है विद 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ करता है। आगे वाले स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे इन फिगर 4.5 अगले पेज पे बच्चों। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बोला था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में एनसीईआरटी ने आपको आगे बताया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं बच्चों। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो होता है आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं। तो हम लोग देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है बच्चों। इस वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कम होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है कम होता है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ बच्चों, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। चार्ज पार्टिकल कोई भी आयंस का जो है आपका किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो है फॉर्मेशन नहीं हुआ, किसी भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ बच्चों, यानी कैटायन और आपके अनायंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड जब बन रहा है। सच कोवेलेंट कंपाउंड को जो होते हैं आपके जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। देखो बच्चों हमेशा जनरली लिख रहा है, सारे नहीं होते हैं। इसके बाद जो बच्चों इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था बच्चों, जब भी कार्बन की वैलेंसी जो है बच्चों सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब 8 नहीं होती है, तो हम उसको हाइड्रोजन से फिल करते हैं। ठीक है, इसको आगे हम लोग काम में लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। इसी यूट्यूब चैनल पे हमारे बायो की जो भी है कोर्स चली हुई है बच्चों, बायो की, जहाँ पे हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दोनों को, इसको 4 लेक्चर में, इसको भी 4 लेक्चर में, और जो है हेरिडिटी को 1 लेक्चर में जो है कंप्लीट किया। हेरिडिटी पे एक सेपरेट वीडियो है जिसपे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जो है सिर्फ पढ़ा था, और उसके साथ साथ उस पर जो इंपॉर्टेंट जो CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हमने किया था। 24-25 मिनट का वीडियो है, उसको भी आप देख लेना। आगे चलते हैं बच्चों। एलेट्रॉप ऑफ कार्बन की बात करें, कार्बन के एलेट्रॉप की बात करें, द एलिमेंट कार्बन ऑकर इन डिफरेंट फॉर्म, नेचर में डिफरेंट फॉर्म में होता है कार्बन, हर जगह मौजूद है बच्चों। वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, बोथ डायमंड एंड ग्राफाइट आर फॉर्म बाय कार्बन एटम, बोथ आपका डायमंड और ग्राफाइट जो आपका कार्बन का बना है। द डिफरेंस कहाँ पे आता है तो बच्चों, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन कार्बन एटम डिफरेंस लाइज होता है किस मैनर में जो है वो बॉन्डेड है। ठीक है ना, तो बच्चों सीधे समझो, तो डिफरेंस कहाँ आया आपका कार्बन और ग्राफाइट में, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर इसका कैसा बना हुआ है, स्ट्रक्चर इसका कैसा बना हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का सेम है, दोनों कार्बन से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है तो इसमें समझते हैं बच्चों। जो आपका डायमंड होता है, डायमंड में एक कार्बन जो होता है आपका 4 कार्बन से जुड़ा होता है। डायमंड में जो है एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये 4 अलग कार्बन से जुड़ा है। अगर इस कार्बन की बात करें बच्चों तो ऊपर इस कार्बन से जुड़ा है, नीचे इस कार्बन से जुड़ा है, साइड में ये 4 कार्बन से जुड़ गया, यहाँ भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में जो है एक कार्बन एटम जो आपका 4 कार्बन एटम का मिला रहता है और वो रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन ग्राफाइट के केस में बच्चों एक कार्बन एटम जो है बच्चों 3 कार्बन एटम से मिला हुआ होता है। कितना कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है? 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन एटम आपका 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, और एक कार्बन किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो आपका हेक्सागोनल एरे बनाता है। क्या बनाता है? हेक्सागोनल एरे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। एनसीईआरटी को रीड आउट कर लेते हैं हम लोग। Both diamond and graphite are formed by carbon atom. The difference lies in the manner which the carbon atom are bounded to one another. हमने देखा एक कार्बन आपके डायमंड में 4 से जुड़े थे, लेकिन आपके ग्राफाइट में 3 से जुड़े थे। इन डायमंड each carbon atom is bonded to 4 other carbon atom forming a rigid 3-dimensional structure. लेकिन ग्राफाइट की बात करें, कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग राइज टू द हेक्सागोनल एरे। तो ये स्ट्रक्चर जो बना है इसको हेक्सागोनल एरे कहते हैं हम लोग बच्चों। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड जो आपका किस में, ग्राफाइट में डबल बॉन्ड होता है बच्चों, याद रखना। आपके डायमंड के केस में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है।
दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाई, तो डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन की वैलेंसी फुल हो गई। अगर 3 बॉन्ड होते हैं बच्चों, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होता बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, जो डबल बॉन्ड बनते हैं जो है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए। ग्राफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल एरे से जो है ग्राफाइट का स्ट्रक्चर जो है पूरा होता है। आगे आओ बच्चों, डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्राफाइट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट स्ट्रक्चर इस वजह से जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, जिसको हमने आगे पीछे ही कवर कर लिया था। डायमंड जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ग्राफाइट आपका स्मूथ और स्लिपरी होता है, पता है आपको बहुत पहले से। ग्राफाइट जो है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए पेंसिल से जो आपको करंट लग जाता है बच्चों, ऊपर से तो आप खा जाते हो, इस वजह से लकड़ी का इस्तेमाल करें आप तो आपको करंट नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। डायमंड की बात करें तो डायमंड को आप सिंथेसिस कर सकते हो बच्चों प्योर कार्बन से वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो डायमंड को जो है आप जो है प्योर कार्बन ले लोगे बच्चों, और आप ले जाओगे आराम से घर के OTG या ओवन में रखोगे, वेरी हाई प्रेशर तो वहाँ नहीं बना पाओगे बच्चों। तो ऐसा एक सिस्टम बनाना बच्चों जहाँ पे वेरी हाई प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर पे आप प्योर कार्बन को ले जाके जो है रखना। इससे जो आपके सिंथेटिक डायमंड्स बनेंगे बच्चों, जो कि छोटे होते हैं, लेकिन जो है असली डायमंड से आप उसको जो है कंपेयर नहीं कर सकता, आपको पता ही नहीं चलेगा असली है या नकली है। तो ऐसा काम आप कर सकते हो, बहुत महंगा काम होता है बच्चों, ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो, मजाक था। आगे बच्चों फ्लोरेंस की बात करें, फॉर्म फ्लोरेंस जो था एनदर क्लास बनाता है कार्बन का इलेक्ट्रॉप्स को, याद रखना फ्लोरेंस एनदर क्लास बनाता है कार्बन का इलेक्ट्रॉप्स को। जो पहला फ्लोरेंस था द फर्स्ट वन, जो फ्लोरेंस पहला था, द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइज वाज C60। जो पहला फ्लोरेंस जो आइडेंटिफाई हुआ बच्चों वो C60 था। इसको बकमिंस्टर फ्लोरेंस हम लोग कहते हैं। तो उसका नाम क्यों पड़ा, नामकरण तो वही NCERT बोलता है, बस देख लेते हैं इस बार। विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन शेप ऑफ फुटबॉल। कार्बन एटम जो आपके फुटबॉल के शेप में अरेंज है बच्चों। कार्बन एटम किस फॉर्म में अरेंज है आपका, फुटबॉल के शेप में अरेंज है। आगे आओ बच्चों, सिंस दिस लुक्ड लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय द US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, द मॉलिक्यूल वाज नेम फ्लोरेंस, या फिर बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है ना। C60 आपका फ्लोरेंस जो है अनदर क्लास है आपका कार्बन एलोट्रॉप्स का। आगे बात करते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस की। तो इन क्वेश्चन को हम लोग पहले ही एग्जाम्पल से जो है कवर कर चुके हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जो आप बायो को भी कंप्लीट कर लो। इसी तरह जो हम लोग केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर जो हमारा समाप्त हो जाएगा अगले आने वाले लेक्चर में, और इसी तरह सारे चैप्टर को हम लोग निपटाते हुए चलेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम से पहले जो आपके ख़त्म हो जाएंगे साइंस। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को जो है पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे बच्चों।